हेलो स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है पीआर साइंस क्लासेस पीआर द यूट्यूब चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा था 4th नंबर 10th क्लास का, जिसका नाम था कार्बन और उसके यौगिक। आज हम उस पर बात करेंगे 2nd नंबर लेक्चर पे। जैसे हमने कल बातें की थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी और हम कार्बन की क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में बात की थी। थोड़ा कल वाले क्लास का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कार्बन कोई परमाणु था, आपने यही बात की थी, कार्बन यह कोई परमाणु है। इस परमाणु के अंदर था नाभिक। नाभिक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन जगह लगा था, जिनको आपने नाम बोला था कोश या कक्षा। कोश या कक्षा क्या होती है? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या त्रिविम स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। उससे आपने क्या नाम दिया था? कोश। एक शब्द था कक्षक। किसी उपकोष में जैसे एस, पी, डी, एफ, ये सभी उपकोष थे। प्रत्येक उपकोष में कक्षकों की संख्या, जैसे एस कक्षक था तो उसमें एस उपकोष था, उसमें कक्षकों की संख्या कितनी थी? 1। पी में कितनी थी? 3। उसी प्रकार डी में कितनी थी? डी में थी 5। अब यह तो कक्षकों की संख्या है। जैसे एस कक्षक था तो इसमें आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते थे? 2। उसी प्रकार पी में, जैसे एक में आपने 6 भर रखे थे तो तीनों कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार एफ में आप अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर आगे बात की थी हमने कि जैसे किसी कोश है, कोश जैसे प्रथम कोश है के, एल, एम, एन, ये कोई कोश थे। तो प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, इन कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या आपको ज्ञात करनी कोश में, तो 2n² लगाना था। जहाँ n क्या है? कोश या कोशों की संख्या। जैसे आपने ये दिया कि क्या है? प्रथम कोश है, तो प्रथम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने थे? 2n² यहाँ करना था। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एल था द्वितीय कोश, तो आपको एल बराबर मतलब n का मान यहाँ क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहाँ 2 रखा, कितना के 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब द्वितीय कोश में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एम में तृतीय कोश, तो तृतीय कोश में 2 n बराबर 3 रखना है। और 3 का 2 × 9, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। कौन से? तृतीय कोश में। उसी प्रकार यह था चतुर्थ कोश। चतुर्थ कोश में तो n बराबर क्या हो जाता है? 4। 2 n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करना था। 4 का स्क्वायर है तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 32। ये हो गई आपके 1, 2, 3, 4 मतलब कोशों में इलेक्ट्रॉन बनने के। अब किसी उपकोशों में इलेक्ट्रॉन कैसे क्या बढ़ते हैं? मतलब उपकोश है तो उपकोश जैसे कक्षक, तो एस कक्षक है, एस उपकोश है कोई, उस एस उपकोश में कोई कक्षक है 1। एस उपकोश में कक्षक कितना होते हैं? जैसे ये कोई एस उपकोश है, इस उपकोश में कक्षक कितना होता है? ये एक कक्षक एक कक्षक है। इस एक कक्षक में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। तो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2। तो उसी प्रकार जैसे पी है, तो पी में आपने कितने कक्षक बनाए थे? 3 कक्षक बनाए थे। तो 3 कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 6 इलेक्ट्रॉन। यही था। तो हमने आगे बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि इन उपकोशों में आप इलेक्ट्रॉनों को कैसे क्या भरोगे। हम बात कर रहे हैं, जैसे कल बताया था, लेकिन एक उदाहरण से और बताते थे। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो इसमें आपको वही जो कल बताया था उसी को फॉलो करना है। मैं एक बार यहाँ बना रहा हूँ वापस, जितने ज़रूरत है उतने ही बनाऊंगा,
पूरा नहीं बनाऊंगा। जैसे 1s 2s 3s और 4s, आगे था 2p 3p, यहीं तक हो जाएगा काम। आगे कोई नहीं जाना किसी में, नहीं जाना ना किसी में। तो देखो, जैसे आपने प्रथम इलेक्ट्रॉन भरा है किसी इसमें, तो इसमें जैसे 1 से लेकर 2 तक भर दिया, तो आपको अगला जाना है 2s में। जैसे इसमें 2s1 2s2 भर दिया है, तो 2s कंप्लीट होते आगे जाना है आपको 2p में। 2p में 1 से लेके 6 तक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको जाना है 3s में। 3s में 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट किया, तो आगे जाना है आपको 3p में। इसमें 1 से लेकर 6 हो जाता है, तो उसके बाद आपको आगे जाना है 1 से 2s तक आगे फिर। तो आप इस इतने का आप फॉलो करोगे 1 से लेकर 4s तक और 2p 3p का, तो इसमें से आपके हो जाएंगे 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो मैं 11 नंबर का 11 नंबर पे आता है सोडियम, मैं उसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहा हूँ। जैसे ये इसका क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ तक कितना हो गया 10। अब 2p6 कंप्लीट हो गया, तो अगला किस में जाना है आपको, 2p6 कंप्लीट है आपका ये, तो अगला किस में जाएगा 3s। और कितने भर दिया आपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 2 दूनी 4 6, मतलब 10 तो भर दिए, बाकी कितना बच रहा है 1, तो ये किस में आ जाएगा 3s1 में। इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस की, कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे कौन से में जाएगा फिर 3p3 में। 15 हो रहा है क्या, 10 2 1 3p3, तो कितने हो रहे 10, तो ये 10 और 5 15। अब आप जैसे आगे फॉस्फोरस से आगे बढ़े के 16 नंबर 17 नंबर, जैसे 17 नंबर तत्व कर लो, तो इनमें से क्या हो जाएगा 15 में 2 बढ़ाना, तो 3p, तो 3p आप कितने बढ़ाओगे यहाँ 3p जैसे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 12 12 और 5 17, तो ये क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके बाद की थी हमने कार्बन की कुछ विशेषताएं, या कार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है सहसंयोजी बंध, और हमने बात की कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध होता है कि सहसंयोजी बंध, इसी की बात की थी। सहसंयोजी बंध होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो आदान प्रदान से बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से मतलब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसे क्या बोला जाता है सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध को फिर आपने कितने प्रकारों में बांटा था 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं 3, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध, और तीसरा था त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध। अब जिस प्रकार का यह शब्द है उसी प्रकार के इन बंधों की परिभाषा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब एकल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एकल का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। द्विसहसंयोजी बंध का मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। उसी प्रकार त्रिसहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि 3 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अब मैं इनके एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, कल हुए थे नहीं हुए थे। जैसे एकल का मतलब H2, यही है, तो H2 जैसे बनेगा तो HH, इस प्रकार। अगर मैं द्विसहसंयोजी बंध की बात कर रहा हूँ तो O2, जैसे O2 की संरचना होती है इस प्रकार। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है, ये इसका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वापस इसी प्रकार 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, N2 जैसे ये त्रिसहसंयोजी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे हो रहा है इस प्रकार। ये रहा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस होते थे, 5 जैसे बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये क्या करता है 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है।
तो इस प्रकार जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हो तो इस प्रकार बनती है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे क्या बनाई जाती है। चलो चलते हैं हम आज आगे स्टार्ट करते हैं, और वो है आपका कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? आज हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होते हैं विभिन्न रूप। किसके? कार्बन के। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रेफाइट है, ये कार्बन का अपरूप है। जैसे आप बोलते हो हीरा है, और क्या जैसे आप बोलते हैं फुलरीन, ये क्या है? कार्बन के अपरूप। लेकिन होता है क्या है अपरूप? अपरूप क्या होता है? कार्बन की के वे रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? कार्बन के अपरूप। मतलब कार्बन के वह रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। मतलब जैसे हीरे की अलग संरचना होगी, उसी प्रकार ग्रेफाइट की अलग संरचना होती है सभी कार्बन के रूप, लेकिन इनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न, अपने आकार की अलग अलग होती है। मतलब कार्बन कार्बन किस अवस्था में जुड़े हुए, उसी प्रकार इनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे फुलरेन के अलग होती है, ग्रेफाइट के अलग होती है, कार्बन के अलग होती है। तो हम बात करते हैं कार्बन के अपरूपों के प्रकार कौन कौन से हैं। क्या? कार्बन के अपरूपों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा है अक्रिस्टलीय। दो है। तो इनमें से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो तीन तो मानना कि इसके दे दिए जाते हैं उदाहरण, और एक इसका उदाहरण दे दिया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो अपरूप है तो इनमें से कोई कार्बन का एक अपरूप आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे ए, बी, सी, डी दे दिए, और पूछ रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो यहाँ दे दिया चारकोल फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड दे दिया आपको काजल, और थर्ड दे दिया आपको फुलरेन, और फोर्थ दे दिया आपको कोक। तो क्वेश्चन यही पूछा है निम्न में से कार्बन का अपरूप है तो कौन सा है? फुलरेन। ये सभी जो बाकी का ऑप्शन है ये है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। तो बात करते हैं हम क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का वह अपरूप जिनकी क्या होती है? ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होती है, उससे क्या बोला जाता है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप। और अक्रिस्टलीय अपरूप मतलब कार्बन का वह अपरूप जिनकी ज्यामिति क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती। मतलब ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है, उससे क्या बोला जाता है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। आपको ये लाइन याद हो या ना हो, नीचे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो आपको जरूर होना चाहिए कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं। तो इसके उदाहरण मतलब कार्बन के, तो आपसे या तो कोष्टक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि कार्बन के किन्हीं दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखें। कार्बन के किन्हीं दो क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखे। तो जैसे हीरा है, जैसे ग्रेफाइट है, जैसे फुलरीन है। ये क्या है? कार्बन के कौन से अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप। और आपसे पूछ लिया जाता है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं। तो चारकोल है, जैसे कोक है, काजल है, ये सभी क्या कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप। या कास्ट कोयला, ये क्या है? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप।
हम बात करते हैं इस हीरे की। देखो पहले था कार्बन के, हेडिंग यही डाले थे कि हमने कार्बन के अपरूप। तो अपरूप होता है क्या कि कार्बन के वे रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, उससे आप क्या बोलते हो, कार्बन के अपरूप। अब कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट है क्रिस्टलीय अपरूप और सेकंड है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं, कार्बन के जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, उससे क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, ये आपके क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है। किसके, कार्बन के। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है या तो कि कार्बन के किन्हीं दो क्रिस्टलीय अपरूपों का नाम लिखिए, या कोष्टक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, या निम्न में से कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, या निम्न में से कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है तो तीन, इनमें से तीन तो यह दे दिया जाता है और एक इनमें से कोई उदाहरण दे दिया जाता है। तो क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है तो मतलब हीरा कोई क्रिस्टलीय अपरूप ही है, मतलब एक उदाहरण आपको बाहर करना रहता है। अब हम बात करेंगे इस हीरे के बारे में, फिर बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, फिर बात करेंगे फुलरेन के बारे में। तो चलते हैं हम, कार्बन का पहला अपरूप है जिससे बोला जाता है हीरा, वो है क्रिस्टलीय अपरूप, उसी की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं डायमंड, जिसे बोला जाता है हीरा या डायमंड। तो ये हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। और ये क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप। और हीरे का जो ए कार्बन, जैसे हीरे की ये संरचना है, मानना चतुष्फलक की संरचना होती है इस प्रकार। तो क्या है कि हीरे का ए कार्बन, ये एक कोई कार्बन है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जुड़कर अपने 4 संयोजकता, ये का कार्बन है, अन्य 4 कार्बन परमाणु से, अन्य 4 परमाणु जैसे कार्बन परमाणु ये, इनसे जुड़ के ये कार्बन अपने चारों संयोजकता पूरी करता है, अन्य इन कार्बनों से जुड़ के। इनमें कोई भी कार्बन मुक्त नहीं होता है, यार किसी प्रकार का कोई कार्बन मुक्त नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, कोई किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। अब इलेक्ट्रॉन ही मुक्त नहीं, ना ही कार्बन कोई मुक्त है और ना ही इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होता, मतलब आवेश का प्रवाह ही नहीं होता। अब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो क्या होता है, हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक। तो आपसे पूछ लिया जाता है कार्बन का वो अपरूप जो विद्युत का चालक एक होता है ग्रेफाइट, और दोनों ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक। मतलब इसमें हीरा है ना, हीरे में कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, करंट नहीं आता है। अब आगे क्या है, अब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो किसकी बातें कार्य करता है, ये हीरा विद्युत कुचालक की बातें कार्य करता है। किसकी बातें, विद्युत कुचालक की बातें कार्य करता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण किसकी बातें कार्य करता है, कुचालक की बातें, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे ये मैं कार्बन वापस ग्रेफाइट के संरचना बना रहा हूँ, यह कार्बन अन्य से साथ जुड़ के एक त्रिआयामी एक दृढ़ कठोर संरचना बनाते हैं। इसी कारण कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ बोला जाता है। ये कोई कार्बन है, अपने 4 संयोजकता पूरी करनी है तो ये क्या करेगा, अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे और एक त्रिआयामी एक दृढ़ मतलब कठोर संरचना बनाते हैं। इसी कारण कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रकृति का कठोर पदार्थ। और ये किस प्रकार की संरचना बना ली इन्होंने, त्रिआयामी एक दृढ़ संरचना बना ली। इस दृढ़ संरचना के कारण इसे क्या बोला जाता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। और इसकी संरचना जैसे ये कार्बन चारों बना लिए, तो इस कारण जैसे ये चारों कार्बन जुड़े हैं तो इस कारण पूछा जाता है कि हीरे की संरचना किस प्रकार होती है, तो किस प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल। तो ये हीरे की बेसिक चीज़ है। तो वापस एक बार रिकैप कर देते हैं इसको आपके लिए। पहले बात की थी हमने कार्बन के अपरूप, ये हेडिंग डाली थी कि कार्बन के अपरूप क्या होता है, मतलब अपर रूप क्या होता है, कार्बन के वे रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है उसे आप क्या बोलते हैं, कार्बन के अपरूप।
फिर हमने बात की कि आर्गन कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के कौन कौन से, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, और अक्रिस्टलीय अपरूप की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण कौन कौन से थे, हीरा था, ग्रेफाइट था, फुलरेन था। अक्रिस्टलीय अपरूप के उदाहरण कौन कौन से थे, चारकोल, कोक, काजल, कास्ट कोला। ये किसका अपरूप है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। तो क्वेश्चन जो बता दिया मैंने। फिर हमने बात की थी कि इस हीरे के बारे में, कि कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, उसकी हमने बात की थी कि हीरा इस प्रकृति का ये चल रहा था कि हीरा इस प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ। और क्या बात की थी, कठोरतम पदार्थ क्यों है, कि इनमें जो भी मतलब कार्बन कार्बन जुड़ेंगे तो किस प्रकार की, ये कार्बन, ये मुख्य कार्बन जैसे ये है, और अन्य चार कार्बनों से जुड़ के एक त्रिआयामी में दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसके कारण इसकी संरचना किस प्रकार हो जाती है, चतुष्फलकीय, जिससे ये क्या हो जाता है, दृढ़ या कठोर। तो कार्बन प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। और कार्बन जैसे ये कोई एक कार्बन है, ये अपने संयोजकता पूरी करता है तो अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो इसमें कोई कार्बन अपनी मुक्त अवस्था में नहीं होता है। और कार्बन अपनी मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण कार्बन जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुछ अलग की बातें कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये हीरा जो प्रकृति में अपने आप से बना हुआ है, एक मानव निर्मित जो संश्लेषित हीरा होता है वो कैसे बनाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। अब हम बात करेंगे संश्लेषित हीरा। संश्लेषित हीरा, संश्लेषित हीरा कैसे बनाया जाता है, कि जैसे कोई शुद्ध कार्बन है, शुद्ध कार्बन लिया आपने, उस कार्बन को क्या करना है, बहुत अत्यधिक ताप पर, अत्यधिक ताप व प्लस अत्यधिक दाब पर आप उपचारित करोगे, मतलब उस दाब लगाओगे, कुछ ताप लगा के उसे उपचारित करोगे, तो आपका क्या बनेगा, एक प्रकार का हीरा। और वो हीरा कैसा होगा, संश्लेषित हीरा। तो संश्लेषित हीरे का निर्माण कैसे करोगे, कोई शुद्ध कार्बन लेना है आपको, उस शुद्ध कार्बन को क्या करना है, अत्यधिक ताप या अत्यधिक दाब पर आप उपचारित करोगे, तो आपका क्या बनेगा, एक संश्लेषित मानव निर्मित हीरा बनेगा। अब मान जो पहले प्रकृति में जो प्राप्त हीरा और मानव द्वारा निर्मित हीरे में क्या परिवर्तन, क्या फर्क होता है। जो संश्लेषित हीरा होता है ना, प्रकृति के हीरे से आकार में छोटा होता है। तो पॉइंट यही नीचे, मतलब संश्लेषित हीरा होता है ना, संश्लेषित हीरा जो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक ताप पर गर्म करके, जो प्रकृति से जो हीरा प्राप्त होता है उससे क्या होता है, आकार में छोटा होता है। अब मैं आपको हीरे की एक संरचना बता देता हूँ। ये रही हीरे की संरचना। ये रही हीरे की संरचना। ये रही आपके सामने हीरे की संरचना। तो ये इस प्रकार की दिखाई दे रही है हीरे की संरचनाएं, जो इस प्रकार होती है, चतुष्फलकीय, जिसमें प्रत्येक फलक आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हीरे की संरचना इस प्रकार होती है। अब हम पढ़ रहे हैं हीरे के उपयोग। मैं आपको इसकी थोड़ी दिखा देता हूँ जो नोट्स की है।
बात की थी हमने कार्बन के अपरूप की। कार्बन के वे रूप जिनकी भौतिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है उसे क्या बोला जाता है? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप दो प्रकार के कौन कौन से? क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होते हैं? जिनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेन है। अक्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है? जिसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इनके उदाहरण कौन कौन से? चारकोल है, जैसे काजल है, कोक है, कास्ट कोयला। फिर हमने बात की थी हीरे की। हीरा क्या होता है? प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर अपनी संयोजकता को पूरी करता है। अतः कोई भी कार्बन मुक्त नहीं होने के कारण कार्बन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य नहीं करता है। अतः हीरा पर क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इस तरह हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण बनाता है। यही कारण है कि हीरा क्या होता है? कार्बन प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। फिर हमने बात की थी संश्लेषित हीरा। संश्लेषित हीरा क्या होता है? कि शुद्ध कार्बन को क्या करना है? अत्यधिक दाब में अत्यधिक दाब पर आप उपचारित करोगे तो आपका संश्लेषित हीरा निर्मित किया जा सकता है। और संश्लेषित हीरा क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त हीरा होता है उस आकार में क्या होता है? छोटा होता है। ये हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग कांच को काटने में, जवाहरातों में, आभूषण में डिजाइनिंग के लिए। जवाहरात का मतलब आभूषणों की डिजाइन के लिए। और यही वो ग्रेफाइट मतलब आपके हीरे के संरचना कोई एक मेन कार्बन है, वो अन्य अपनी संयोजकता पूरी कर रहा है तो अन्य कार्बन से करा है। ये कार्बन मतलब हीरे की क्या है? स्ट्रक्चर या बना देना। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डे की। हम बात कर रहे थे कि कार्बन के वो क्रिस्टल अप्रूव की बात कर रहे थे और कार्बन का क्रिस्टल अप्रूव। और हमने बात की किसकी? ग्रेफाइट सॉरी हीरे की। सेकंड हम बात कर रहे हैं अब ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? एक दूसरे रंग का एक चिकना और फिसलनदार पदार्थ होता है। ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार होती है? षटकोणीय यह पड़ती होती है। इसमें भंगुरता का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को आप तोड़ते हो ना तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे फिटकड़ी होती है, फिटकड़ी जानते हैं? तो फिटकड़ी को आप किसी अन्य वस्तु से मारते हो तो वो टुकड़ों में टूट जाती है। उसे क्या बोलते हैं? भंगुरता की प्रकृति। तो ग्रेफाइट में भी क्या पाई जाती है? भंगुरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। जैसे हीरा आपने कार्बन पढ़ रहे हो कि कार्बन अधातु भी है, तो हीरा भी अधातु ही है। लेकिन हीरा अधातु है, अधातु है तो अधातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो आपने हीरा सही पढ़ा है कि हीरे में तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। हम पढ़ते हैं कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, धातु विद्युत का चालन करती है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ग्रेफाइट की संरचना बनेगी तो इनमें मतलब 3 कार्बन परमाणु तो ना जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बना लेता है। जबकि जो चौथा कार्बन होता है ना वो अन्य कार्बन से मुक्त होता है। इस मुक्त होने के कारण ही क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही मुक्त है तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? प्रवाह होगा। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा का मतलब करंट आएगा। तो ग्रेफाइट धातु होते हुए विद्युत का चालक होती है। क्यों? कि जब ये कार्बन के साथ किसी अन्य कार्बन से जुड़ेंगे तो इनमें से 3 कार्बन ही जुड़ते हैं। एक चौथा कार्बन क्या होता है? मुक्त होता है, जो किसकी भांति कार्य करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है। इस कारण क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब इसका उपयोग, कि ग्रेफाइट का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए। जैसे आपने कोई पहला दूसरा चैप्टर कहीं पढ़ा है तो उनमें आपने कोई उपकरण लिए हैं तो नीचे आपने जैसे कोई इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप विद्युत धारा प्रवाह करना है। जैसे विद्युत का जल अपकरण आपने पढ़ा है, तो विद्युत का जल अपकरण करना है तो आपने कोई पात्र लिया, जैसे मग लिया, तो नीचे की ओर 2 ग्रेफाइट के छड़े लगे। उस ग्रेफाइट में आपने विद्युत उपकरण लगाए ताकि वो इलेक्ट्रोड क्या है? ग्रेफाइट की छड़ें होती है।
तो उसमें आपने जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की है तो वो जल का दो भागों में अपघटन होता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हो आप? ग्रेफाइट का उपयोग करते हो। जो आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल के अंदर की ओर आती है ना, जिसका यूज आप लिखने के लिए करते हो, वो भी किसकी होती है? पेंसिल की। नाभि के संयंत्रण में नियंत्रण छड़ों के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला चल रहे हम, कार्बन का अपरूप है जिससे बोला जाता है फुलरेन। अब फुलरेन क्या होता है? एक फुटबॉल के समान एक संरचना होती है। ये रही आपकी ग्रेफाइट की संरचना। थोड़ा ग्रेफाइट की संरचना के बारे में बता रहा हूँ। ये देख लो आप, इस प्रकार का ग्रेफाइट होता है। अब ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार होती है? किस प्रकार की होती है? षटकोणीय। मतलब षटकोणीय का मतलब ये, इस प्रकार से कार्बन, 6 कार्बन जुड़े तो इस प्रकार की एक षटकोणीय 6 कोणों की संरचना बना रहे। उनमें से कोई एक कार्बन क्या होता है? मुक्त अवस्था में होने के कारण क्या हो जाती है? विद्युत की सुचालक। जैसे ये पीछे से और ये कार्बन कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, ये कार्बन कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, ये कार्बन कार्बन यहाँ जुड़ रहा है, तो इनमें से कोई एक कार्बन मुक्त अवस्था में होने के कारण क्या हो जाती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बातें कार्य करने लग जाता है वो कार्बन, और विद्युत की क्या हो जाती है? वो ग्रेफाइट सुचालक। तो ग्रेफाइट ये धातु होते हुए विद्युत का चालन करती है, उसका कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी संरचना, और ये ग्रेफाइट इस प्रकार। हम बात कर रहे हैं आगे फुलरेन की। बात कर रहे हैं फुलरेन की। तो फुलरेन की संरचना किस प्रकार की होती है? एक फुटबॉल के समान संरचना होती है। सुनना होती है। सबसे पहले खोजा गया फुलरेन कौन सा था जिसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 60। C60 का मतलब जिनमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 60। और फुलरेन सबसे स्थायी होता है। फुलरेन नाम अमेरिका के एक प्रसिद्ध आर्किटेक्चर था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था। एक गुम्बद के आकार पर, इस प्रकार एक बॉल के आकार की, मतलब फुटबॉल के आकार की संरचना थी। इस प्रकार कार्बन कार्बन यहाँ से जुड़ के एक फुटबॉल के समान की संरचना बना लेते हैं। वो गुंबद के आकार की संरचना बनने के कारण इसको क्या नाम दिया था? फुटबॉल। और इसका नाम फुलरेन पड़ा। इसका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर। इस फुलर नाम के कारण इसका नाम क्या दिया था? फुलर। एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम क्या था? बकमिंस्टर। तो बक बॉल के कारण इसको नाम तो जैसे दे दिया, और फुलर इसका नाम होने के कारण इसको नाम क्या दिया था? फुलरेन। जिनमें फुलरेन में कुल 32 फलक होते हैं। जैसे ये कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ के फलक बनाते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। उनमें से 20 तो होते हैं षटकोणी, और 12 क्या होते हैं? कार्बन पंचकोणी। 20 तो किस प्रकार होते हैं? षटकोणी, और 12 क्या होते हैं? पंचकोणीय संरचनाएं बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, इस प्रकार षटकोणी, और यह तो कितनी होती है? 20 तो क्या होती है? इस प्रकार षटकोणीय, और पंचकोणीय कितनी होती है? 12। और आपस में ये कार्बन कार्बन जुड़ के इस प्रकार एक बंद संरचना का निर्माण करते हैं फुटबॉल के समान। जैसे इन्होंने क्या नाम दिया था? बकमिंस्टर फुलर द्वारा फुलरेन नाम दिया था। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं वो देख लो। ग्रामोफोन सुई अभी बताएंगे। ग्रामोफोन सुई क्या होती है? फर्स्ट उपयोग क्या है? ग्रामोफोन। फर्स्ट उपयोग है इसका
ग्रामोफोन सुई में। ग्रामोफोन सुई क्या होती है? आणविक बेयरिंग में छोटे छोटे बेयरिंग बनाने गाड़ियों के लिए पेट्रोलियम के पदार्थों, जो भी पेट्रोलियम कोई पदार्थ है उसको पृथक्करण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फुलरिन का। एड्स के रोकथाम मशीन और अतिचालक कोई अर्धचालक या स्नेक के रूप में आप किसका उपयोग करते हो? अर्धचालक। आपको बता रहे कि ग्रामोफोन सुई क्या होती है। ये रही ग्रामोफोन सुई क्या होती है, मैंने यह डायग्राम बना रखा। ग्रामोफोन सुई है ये रही। ग्रामोफोन सुई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन का। अब मैं एक बार कार्बन के कौन कौन से आपने अप्रूव पढ़े, मैं उसका एक बार वापस रिकैप कर देता हूँ, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हमने पहला पढ़ा था कार्बन का अप्रूव हीरा। पहला अप्रूव कौन सा पढ़ा था? हीरा। जैसे आपने बताया कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर अपने 4 संयोजकता पूरी करता है। संयोजकता पूरी करता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई कार्बन मुक्त नहीं होता है। अब कार्बन मुक्त नहीं होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण हीरा किसकी भांति कार्य करता है? कुचालक विद्युत का कुचालक होता है। इसी तरह हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन जी जुड़ी, जैसे ये कोई एक कार्बन परमाणु है जैसे ये। अब अन्य कोई कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो इस प्रकार एक त्रिआयामी संरचना या चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर लेता है। इसी कारण ये क्या कहलाता है? त्रिआयामी दृढ़ होने के कारण प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, और इसकी ये चारों कार्बन इस प्रकार होने के कारण ये संरचना किस प्रकार दिखाई दे रही है आपको? चतुष्फलकीय। अगला आपने किया था कि संश्लेष हीरा का निर्माण। आपने शुद्ध कार्बन लिया, उस शुद्ध कार्बन को क्या करना है? अत्यधिक ताप या अत्यधिक दाब पर उपचारित करने तो आपका क्या बनाया जा सकता है? संश्लेषित हीरा। जो संश्लेषित हीरा होता है, जो प्रकृति से हीरा बना हुआ है, उससे आकार में क्या होता है? छोटा होता है। फिर हमने बात की थी कि हीरा होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कांच को काटने में, जवाहरातों में आभूषण के रूप में आपके। फिर बात की थी आपने ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? एक दूसरे रंग का चिकना एवं फिसलन पदार्थ होता है। ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार होती है? षटकोणीय परतीय संरचना होती है। और इसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? भंगुरता की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब पीटने भी है टुकड़ों में टूट जाता है। और ग्रेफाइट ए धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनमें 3 कार्बन तो जुड़ जाते हैं, एक चौथा कार्बन क्या होता है? मुक्त होने के कारण वो कार्बन किसकी भांति कार्य करने लग जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करने लग जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट किसकी भांति कार्य करने लग जाता है? विद्युत सुचालक की भांति कार्य करने लग जाता है। और फिर बात की थी आपने कि ग्रेफाइट के उपयोग क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, नाभिक संयंत्रण नियंत्रक छड़ों और शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर बात की थी तीसरा अप्रूव पढ़ा आपने फुलरेन। फुलरेन क्या होता है? एक फुटबॉल के समान संरचना होती है। वो सबसे पहले खोजे गए फुलरेन था वो सी का मतलब कार्बन है, 60 का मतलब जिसमें कार्बन कितने थे? 60। फुलरेन वो सबसे पहले खोजा गया फुलरेन कौन सा था? C60, जिसमें कार्बन कितने थे? 60। और फुलरेन नाम अमेरिका का एक प्रसिद्ध आर्किटेक्चर था, उसका नाम था बकनिस्ट। फुलरेन द्वारा डिजाइन किया गुंबद के आकार के कारण पड़ा। और फुलरेन में कुल कितने फलक होते हैं? 32। उनमें से 32 में से 20 तो किस प्रकार होते हैं? षटकोणीय। और 12 किस प्रकार होते हैं? पंचकोणीय संरचना में होते हैं। और फुलरेन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ग्रामोफोन की सुई बनाने में, आणविक बेयरिंग में, पेट्रोलियम पदार्थ के पृथक्करण में, एड्स के रोकथाम में, अतिचालक या अर्धचालक तथा स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपके जो हैंड रिटन नोट्स है वो दिखा देता हूँ। आप वैसे लाइनें करवा दी नोट को, आप इनके स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार, फिर आप स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इससे पहले की क्लास है उसमें है, इसके बाद का ये या नोट कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला निकाल देता हूँ मैं नोट्स का पेपर। ये रहा अगला। एक मिनट आप इसको साफ कर देते हो, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, एक मिनट इसको सही से लगा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला पेज निकाल रहा हूँ मैं नोट्स के लिए। ये रहा लास्ट पेपर। एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ। ये लो, आप अगला स्क्रीनशॉट ले लो। जो कार्बन के सर्वतोमुखी प्रवृत्ति है इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो आप ऐसा करो, इतने का ले लो स्क्रीनशॉट पहले, ताकि सही आ जाए साफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या कार्बन, हम चैप्टर पढ़े थे कार्बन और उसके यौगिक। तो हमने पहले बात की थी कार्बन के सामान्य विशेषता या कार्बन के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से थे। फिर हमने बात की थी कार्बन के अपरूप। अब हम बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। कि कार्बन में जो इस कार्बन में सर्वतोमुखी प्रवृत्ति कौन कौन सी पाई जाती है। तो हम बात कर रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। कि कार्बन में आपने जैसे वहाँ जब आपको मैंने सामान्य गुणधर्म लिखे या विशेषताएं लिखी तो आपको लिखाई थी एक लाइन कि कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है का मतलब कि कार्बन कार्बन जुड़ के एक लंबी चेन बनाते, उसे आपने क्या बोला था, एक लंबी श्रृंखला मतलब चेन बना रहे, उसे आपने क्या बोला था, कार्बन में श्रृंखलन का। तो यही है कि कार्बन कार्बन अन्य परमाणु के साथ या तो खुद कार्बन कार्बन या अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी अबंध से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला वाले अणु या यौगिक बना लेते, उसे आपने क्या नाम देते हो, या कार्बन में कौन सा गुण है, वो श्रृंखलन का गुण है। मतलब कार्बन कार्बन या कार्बन कोई अन्य जैसा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसी अन्य के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। जैसे ये 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 10 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाने, उससे आप क्या बोलते हैं कि कार्बन में क्वेश्चन यही है, क्या कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैसे। हाँ, कार्बन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है। क्या कार्बन कार्बन या अन्य परमाणु के साथ जुड़कर सहसंयोजी अबंध से जुड़कर मतलब एक लंबी श्रृंखला वाले अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे आप क्या बोलते हो कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। सेकंड है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4। अब देख लो 1s2 2s2 2p2, यही था, सॉरी 2p2। संयोजकता क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या। बाह्यतम कोश ये है, जैसे के ये एल है, ये बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो कार्बन की सेकंड सर्वोत्तम प्रवृत्ति है कि चतुर्संयोजकता, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 पाई जाती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण जिसके कारण 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु जैसे नाइट्रोजन है या सल्फर के साथ बना। जैसे ये कार्बन है, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, किसी के साथ किसी प्रकार अपना बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन जो सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ किसी प्रकार से अपना कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी करके बॉन्ड बना सकता है। अब उस अगला है कि कार्बन का छोटा आकार का क्या कारण है। कि कार्बन यही है कि कार्बन का आकार क्या होता है। तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ थोड़ा रीडिंग। क्या कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है आदि के साथ आबंध बना सकता है। अगला है कि कार्बन का छोटा आकार
कार्बन द्वारा प्रबल अबंध बंधों के कारण होता है। होने के कारण निर्माण एक कारण इसका छोटा आकार हो, इसके कारण इलेक्ट्रॉनों सहभागी नाभिक में, जैसे ये कोई कार्बन है, इसका ये नाभिक है, इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षण मतलब इलेक्ट्रॉन सहभागी होते हैं, इसके कारण इस मजबूती से पकड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक से, इस कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब हम बात करते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, शब्दों की परिभाषा है और कुछ नहीं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा, जैसे ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, अब इससे कोई या कार्बन कार्बन जुड़ो या कोई अन्य परमाणु जुड़ो, वो किससे अपनी संयोजकता कर रहे हैं, एकल ही बंध से। मतलब आपने एक कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई है, उस कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब एकल बंध है, तो वो क्या कहलाएगी, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। जैसे आप एल्केन आगे पढ़ेंगे, एल्किन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, तो जैसे एल्केन, अब एल्केन में क्या होता है, इस प्रकार सिंगल ही बॉन्ड होता है, इस कारण वो क्या है, क्या है, संतृप्त यौगिक। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और ऊपर क्वेश्चन लिख दिया जाता है निम्न में से संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिक वो होगा जिसमें कार्बन अपनी चारों संयोजकता पूरी कर रहा है, तो वो किससे कर रहा है, मात्र एकल बंध से। अगर कार्बन अपनी चारों संयोजकता इस एकल बंध से पूरी करता है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा चाहे कुछ भी जुड़ा हो, यार कार्बन अपनी या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो या एकल बंध हो, तो वो कौन से यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक। जैसे उदाहरण देखना आप नीचे यहाँ लिख रखा है, जैसे मेथेन और एथेन, इसको मैं संरचना में खोल के बता रहा हूँ कैसे अपनी संयोजकता पूरी करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेथेन की, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन दिख रहा है और उसके चारों ओर क्या है, 4 ये हाइड्रोजन। तो कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर ली कि कार्बन की संयोजकता कितने होते हैं, 4 होती है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। तो किससे, सभी प्रकार से किससे किए, एकल बंध से। तो क्या हो गई यहाँ, संतृप्त यौगिक। मतलब कार्बन अपनी चारों संयोजकता किससे पूरी कर रहा है, एकल बंध से। तो किस प्रकार यौगिक, संतृप्त यौगिक, जैसे मेथेन। अगला उदाहरण मैं समझा रहा हूँ किसका, एथेन का, देखना आप। जैसे एथेन है, तो मैं एथ में बताऊंगा एथेन के लिए 2 कार्बन कैसे क्या यूज करते हैं, ये गिनती है आपको एक याद करनी। एथ का मतलब आपको 2 कार्बन लेने और एथ से कितने, 6, तो यहाँ आप लगाओ। तो देखो आप, कार्बन अपने संयोजकता एकल बंध से पूरी कर रखा है, यहाँ भी एकल बंध है, यहीं एकल बंध है, यहीं एकल बंध है, यहीं एकल बंध है, यहीं एकल बंध है, मतलब सिंगल बॉन्ड है सभी। तो कार्बन अपनी पूरी संयोजकता किससे कर रहा है, एकल बंध से। तो वो कौन से यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक। अगला होता है कि असंतृप्त यौगिक क्या कहलाता है। आपको मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सिखा रहा हूँ, 1 मिनट। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु या मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार होती है, यहाँ देखना। या जैसे मैं बना रहा हूँ मेथेन, मेथेन CH4, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 है, तो C और H कितना लगाना है, 4 लगाना, तो ये 4 मैंने लगा दिए। 1 मिनट, ये हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ दी हाइड्रोजन। अब मैं जैसे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा रहा हूँ, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार या ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब सहसंयोजी बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। हाइड्रोजन अपने एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन का अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसने हाइड्रोजन अपने एक बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन का एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसने अपने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन तो अपना कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसने अपने एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन को अपना बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये
4 इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बॉन्ड बनाना मतलब एक बॉन्ड चाहिए इसको, मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, किसका? हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन। तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और 4 बॉन्ड भी बन जाएंगे। अब देखना इधर, ये हो गया। अब देखना कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब कार्बन के पास देखना ऑक्टेट कंप्लीट या अष्टक पूरा है या नहीं। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा एक कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया? शेष संयोजी बंध बनाया। शेष संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन से लिया भी है। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया और ये। अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना? 4 तो ये खुद के और 4 ये हाइड्रोजन के। तो ये क्या बन गई? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। समझ में आई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे? अगली बना रहे हम एथेन की, वो समझ में आ जाएगी। यह बना रहा हूँ मैं एथेन की, C2, तो ये रहा C2 लगा दिया। अब H कितना लगाना है आपको? C2H6 एथेन की है, तो 1 2 3, 1 2 3 बना दिए। अब यह मैं H लगा रहा हूँ, H, एक H ये, एक H ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब मैं पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बना दी। 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 4, ये रहा, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। अब मैं बना रहा हूँ एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन साइड। मतलब ये कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्ड भी अपने 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे? आप सुनते, इधर देखना, यहाँ से यहाँ तक का देखना। 4 बॉन्ड है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड है। कब बनाए हाइड्रोजन बॉन्ड? जब एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए? कार्बन से लिए, तो अपना बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने क्या किया? वापस कार्बन को अपना बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो ये वापस ये रहा, ये रहा है। फिर बीच में जो आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है। बता रहा हूँ 4 बॉन्ड कौन कौन से, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? 4 तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन जो देख आपको दिखाई दे रही है, ये रहे, और 1 2 3 ये 4 ऑक्टेट कंप्लीट है। उसी प्रकार अब आपको कौन सा करना है? ये वाला देखो, ये देखना, ये है, ये रहा। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? काउंट करवाएं, देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, राइट है। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। अब देखना इस घेरे के अंदर, देखना आप राउंड के अंदर, आप देखना 1 2 3 4, राइट है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो हो गई आपकी संतृप्त यौगिक, और संतृप्त कार्बनिक यौगिक का आपने उदाहरण भी देख लिए, और कैसे क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु सर्जना होती वो भी आपको बता दी। अब हम बात कर रहे हैं आगे असंतृप्त यौगिक। कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक और संतृप्त कार्बनिक यौगिक शब्दों का ही फर्क है कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु कार्बन जुड़ेगा तो अपनी संयोजकता पूरी करेगा, वो एकल बंध से करेगा। और असंतृप्त होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई करता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो द्विबंध कार्बन तथा त्रिबंध कार्बन जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। मतलब जैसे ये कोई कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये कोई कार्बन है।
अपनी संयोजकता पूरी किसके माध्यम से करते हैं? डबल बॉन्ड या त्रिबॉन्ड से। ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, तो देखना, कार्बन कार्बन अपने संयोजकता किससे करें? डबल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है, तो कौन से यौगिक हो जाएंगे? असंतृप्त। जैसे इस प्रकार ये कार्बन कार्बन है और कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो ये क्या कहलाएंगे? अब एक ही बात, एक ही शब्द में याद कर लेना कि संतृप्त यौगिक में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य, और असंतृप्त यौगिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। दो चीज़ें याद रखें। अगर संतृप्त यौगिक है तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर असंतृप्त यौगिक तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल या डबल बॉन्ड। अब मैं एक बार आपके इनके उदाहरण बता देता हूँ। उदाहरण है जैसे आपको एथीन। अब एथीन का मतलब डबल बॉन्ड, इन शब्द लगा तो दो कार्बन। अब इसके दो हाइड्रोजन लगाइए, आप लगा दी दो हाइड्रोजन। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन। अब इसके बॉन्ड देखो, आप ऐसे पूरे कर सकते हो। कर दिए, ये कर दिए। अब आपको करने इस कार्बन के पूरे बॉन्ड, तो इस प्रकार देख, मैं वापस बता दूंगा एक बार, आप देखो रफली। ये रहा, आई समझ में बात? देखना आप, देख, एक ये, एक ये, एक ये। कार्बन के पास चार बॉन्ड है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक मतलब डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, और ये इस कार्बन का, और ये वापस इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का। राइट है? तो देखना, इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन की आपको संयोजकता पूरी करनी, मतलब कार्बन के चार बॉन्ड पूरे बनाने, तो आप देखना, ये रहे इधर, और इसके ये रहे। मैं अगले पेज पे वापस बता के बता रहा हूँ इसके बारे में। इसको साइड में कर रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ एथिन की संरचना। कार्बन कार्बन बना दिए। एक मिनट, ये रहा। जैसे इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, मत वो ये द्विबंध है, तेरी बंद है, तो डबल दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, तो द्विबंध बन गया। अब इधर क्या है आपके? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब सुनना इधर, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इस कार्बन के चार पास चार इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है चार चार इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है अपना, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, इस हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लिया, कब? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था, एक कार्बन का ले लिया। इन्होंने अपना एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड ले लिया, मतलब कार्बन से, और इसने भी क्या ले लिया? कार्बन से एक बॉन्ड ले लिया। हाइड्रोजन ने क्या बना लिया? अपने बॉन्ड बना लिए। अब क्या करेगा? कार्बन अपने बॉन्ड पूरे बनाना चाहता है, तो क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड तो ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ये रहा, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो इसके ऊपर ये बना सकता हूँ। राइट? मतलब एक, दो, तीन, चार बना ले। अब सेकंड नंबर कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। ये राइट है? दिखा दूँ चार बॉन्ड कौन कौन से? एक, दो, तीन, चार, हो गए चार बॉन्ड। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, C2H2, जिससे बोला जाता है एथाइन। एथाइन, एथाइन आयन का मतलब आपको कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड लेना है? ट्रिपल बॉन्ड, और आपको ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। कल बात करेंगे हम आगे, वो जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, और आगे बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की। थैंक यू। धन्यवाद।